तो फिर इस इकाई में, पहली इकाई में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 3 आपके वाद हैं, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। आज मानव भूगोल की इसी श्रृंखला में मानव भूगोल के जो 3 वाद हैं, इन वादों में से पहला वाद आपका है निश्चयवाद। इस निश्चयवाद को अपन पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस निश्चयवाद का दूसरा नाम है पर्यावरण नियतिवाद, पर्यावरण निश्चयवाद, इसी का दूसरा नाम है। इस वाद के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मनुष्य को प्राकृतिक या भौतिक कारकों की अनुपालना करनी पड़ती है। अन्य जीव जितने भी हैं, अन्य कोई कारक हैं, उन सब पर वातावरण का जितना प्रभाव पड़ता है उतना ही मनुष्य पर पड़ता है। मनुष्य को भी क्या है, प्राकृतिक वातावरण के जो निर्देश हैं, इन निर्देशों की अनुपालना करनी पड़ती है, मानना पड़ता है। प्रकृति के कारकों को, प्रकृति के प्रभाव को मानना पड़ता है। और मनुष्य के, अर्थात जो भी मनुष्य की क्रियाकलाप हैं, इन क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इन भौतिक कारकों का मनुष्य के क्रियाकलापों पर इन भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अतः मनुष्य को क्या करना पड़ता है? प्रकृति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। यही इस उपागम की मुख्य विशेषता है, यही इस उपागम की मुख्य आधार है। अर्थात प्राकृतिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, इनका मानव पर प्रभाव पड़ता है। जितनी भी मानव की क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। कई बार कोटेशन लिखा आता है कि मनुष्य को प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। स्पष्ट कीजिए। तभी आप लोगों क्या पढ़ना है? निश्चयवाद के बारे में पढ़ना है। निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का, भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। कारक को पर्यावरण भी लिखा जाता है कई बार। कारक में आपने जितनी भी जलवायु है, आपकी भूमि की बनावट है, मिट्टी है, वनस्पति है, जितने भी ये सब क्या कहलाएंगे? भौतिक कारक कहलाएंगे, भौतिक पर्यावरण कहलाएंगे आपके। इनका प्रभाव है वो मनुष्य पर पड़ता है। अर्थात जितने भी जो निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या कहा जाता है कि मानव के जीवन के जितने भी क्रियाकलाप है, सभी पक्षों पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में जो ग्रीक दार्शनिक होते थे, ग्रीक दार्शनिक हैं, वो भी क्या मानते हैं? प्रकृति के प्रभाव को, प्रकृति के तत्वों को मानव जीवन पर प्रभाव है, इसको स्वीकार किया है। प्राचीन काल में जितने भी ग्रीक भूगोलवेता हुए हैं, ग्रीक जो विद्वान हुए हैं, द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया गया है कि प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ग्रीक विद्वान है, ये भी ये मानते थे कि प्राकृतिक कारक जितने भी हैं, उनका प्रभाव है वो मानव जीवन पर पड़ता है। अरस्तु एक भूगोलवेता हुए हैं, ग्रीक दार्शनिक हुए हैं, भूगोलवेता हुए भी हैं। क्या है? अरस्तु। इनकी किताब है, इन्होंने एक बुक लिखी है राजनीति। इस राजनीतिक भूगोल में या राजनीतिक किताब में उन्होंने ये बताया है, इसमें भी उन्होंने जो प्राकृतिक तत्व हैं उनको स्वीकार किया है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि जो यूरोप के लोग हैं,
वो ठंडी जलवायु है, यूरोप में ठंडी जलवायु है, ठंडे देश हैं। तो यूरोप के ठंडे देशों के जो निवासी होते हैं, ये निवासी हैं, ये बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं क्योंकि किसका प्रभाव पड़ रहा है? ठंडी जलवायु है, यहां पर ठंडी जलवायु, इस ठंडी जलवायु का प्रभाव है वो वहां के निवासियों पर है। इसलिए क्या है, वहां के लोग हैं वो आपके क्या है कि बहादुर होते हैं, तो किंतु विचारों और तकनीकी में कुशल नहीं होते हैं। विचार और तकनीकी में, विचार और तकनीकी में कुशल नहीं होते हैं, ये कुशल नहीं होते हैं। जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, बहादुर हैं लेकिन ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, विचारों और तकनीकी को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसके विपरीत में जो एशिया के लोग हैं, एशिया के लोग क्या है, एशिया में मानसूनी जलवायु है, गर्म जलवायु है, इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं वो विचारवान हैं और कुशल हैं, विचारवान और कुशल हैं, लेकिन क्या है, लेकिन उत्साहित नहीं होते हैं, उत्साहित नहीं होते हैं, ये उत्साहित नहीं होते हैं। तो प्रकृति का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति के कारण से ही जो ठंडे लोग हैं वहाँ पर क्या है, कार्यकुशल होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन क्या होता है, तकनीकी ज्ञान विचारवान नहीं होते हैं। इसके विपरीत में एशिया के जो लोग हैं वो आपके क्या हैं कि विचारवान होते हैं, कुशल होते हैं, लेकिन क्या है कि वो उत्साहित नहीं होते हैं, नए काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वातावरण का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर। ठंडी जलवायु होती है, वहाँ कार्यशील क्षमता बढ़ जाती है, काम करने का मन करता है, और जैसे ही आपके जो गर्मी आ जाती है, उमस आ जाती है, उसमें क्या है कि मनुष्य की कार्य क्षमता घट जाती है। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है? इन भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, भौतिक कारकों का ये प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है तो भौतिक कारक में आ गई। पर्यावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ। पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा है, इस विचारधारा का जन्म है वो जर्मनी में हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक हैं वो आपके हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल हैं, इसने इस विचारधारा को, निश्चयवादी विचारधारा है, इसको जन्म दिया, इसका विकास है। इस विचारधारा का विकास, आपका जो विकास है, जन्म है, ये आपका किस में हुआ? जर्मनी में हुआ। और इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं, जो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, क्या है ये? प्रतिपादक है। ये प्रतिपादक कौन है इसके? फ्रेडरिक रेटजेल, जिनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, इनको राजनीतिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है। जर्मन भूगोलवेता हैं, मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, और फ्रेडरिक रेटजेल है। इन्होंने क्या किया? इस विचारधारा का विकास किया, इसको आगे बढ़ाया। रेटजेल ने बताया कि जो प्राकृतिक कारक हैं, रेटजेल ने क्या बताया? रेटजेल ने बताया कि जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, उसके विभिन्न तत्व हैं, भौतिक कारक हैं, उन पर, जैसे आपकी प्राकृतिक कारकों में धरातल की बनावट, भूमि है, आपकी मिट्टी है, जलवायु है, इन्हीं कारकों के समान मानव भी क्या है? एक कारक है। मानव भी एक कारक है, जिसका जो मानव है वो भी इसमें एक कारक है, और मानवीय कारक है। इनके मध्य आपका इन भौतिक, ये जितने भी कारक क्या हैं, ये सब क्या है? भौतिक कारक और मानव है, इन दोनों के बीच में क्या है? जटिल संबंध पाए जाते हैं, जटिल संबंध पाए जाते हैं। इन संबंधों में जो पर्यावरणीय कारक हैं, इनका अधिक महत्व होता है। अधिक प्रभावशाली कौन से कारक होते हैं? ये भौतिक कारक होते हैं या प्राकृतिक कारक हैं, ये अधिक प्रभावशाली होते हैं, इनका प्रभाव अधिक पड़ता है, इनका प्रभाव मानव पर अधिक पड़ता है। उन्होंने क्या बताया कि प्राकृतिक कारक है, जैसे भूमि की बनावट है, जलवायु है, आपकी मिट्टी की है, वनस्पति है, इसमें वनस्पति संसाधन भी आ जाएंगे इसमें। इन संसाधनों का और मानव का के मध्य क्या है? जटिल संबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जटिल संबंध पाए जाते हैं। और इन्हीं संबंधों में
पर्यावरणीय जो तत्व हैं, ये पर्यावरण के जो तत्व हैं इनका अधिक प्रभावशाली होते हैं। ये पर्यावरण के तत्व हैं, पर्यावरण के जो तत्व हैं इनका अधिक प्रभाव पड़ता है, ये अधिक प्रभावशाली होते हैं। इन कारकों का भौतिक पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक प्रभावशाली होते हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप को नियंत्रित करते हैं। ये जितने ये भौतिक कारक हैं ये क्या करते हैं, मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। क्रियाकलाप को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। इनका प्रभाव है, जितने भी मानव की क्रियाकलाप है इनको कंट्रोल कौन करता है, प्राकृतिक तत्व करते हैं। इन जो तत्व है इन पर इनको नियंत्रित, मानवीय तत्वों को नियंत्रित, मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित कौन करता है, ये पर्यावरणीय तत्व है, ये नियंत्रित करते हैं। मनुष्य क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी बुद्धि है, हमारी तकनीकी है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, क्या बताया, हमारी बुद्धि पर, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इन सब पर की उपलब्धि पर पर्यावरणीय तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय तत्वों को अधिक प्रभावशाली होती है। जो भी हमारी बुद्धि है, सभ्यता है, संस्कृति है, इन सब पर की उपलब्धि की तुलना अपन जो स्वच्छंद चिड़िया है उसकी उड़ान से नहीं कर सकते हैं। इनकी तुलना क्या है कि अपन पौधा, एक पौधा है, पौधे की जड़ है या पौधे की जो जड़ है इससे इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि उसकी जड़ होती है हमेशा क्या है कि पृथ्वी के से आबद्ध रहती है, पृथ्वी से जुड़ी रहती है। तो सीधा सीधी बात यह है कि जो हमारी बुद्धि है, सभ्यता, संस्कृति है, इन सभी कारकों पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसमें आगे बताया कि जो इन बुद्धि है, सभ्यता है, संस्कृति है, इसकी तुलना अपन क्या है, जो चिड़िया है उसकी स्वच्छंद उड़ान से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। बल्कि यदि अपन इसके विकास करेंगे, ये बात करेंगे कि बुद्धि का विकास कैसे हुआ, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, सांस्कृतिक कारकों का विकास कैसे हुआ, तो इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, पेड़ से कर सकते हैं। पेड़ की जड़ से कर सकते हैं। जो जड़ हमेशा किससे आबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है, पृथ्वी से आबद्ध रहती है, जो पृथ्वी से आबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है। मतलब ये तना है इसका, मतलब अपन जब जमीन है, संस्कृति है, जुड़ाव किससे रहेगा, पृथ्वी के धरातल है, पृथ्वी के आबद्ध है, इससे जुड़ा रहता है। मनुष्य चाहे आकाश में अपना सिर कितना ही ऊंचा न कर ले, तभी भी क्या है, उसके पैर हमेशा धरती पर टिके रहते हैं। अर्थात क्या है, मनुष्य कितना भी चाहिए अपने आप को विकास कर ले, लेकिन फिर भी उसकी जो जमीन है, उसके जो पैर हैं, उस पर हमेशा जो पैर किस पर टिके रहेंगे, उसके पैर हमेशा किस पे, धरातल पर टिके रहते हैं। तो मनुष्य ने चाहे कितना भी विकास कर ले, अपना सिर चाहे कितना ही ऊपर कर ले, आकाश में उठा ले, लेकिन उसके पैर हमेशा किस में टिके रहते हैं, धरातल पर टिके रहते हैं। यही आपका क्या है, लास्ट में क्या है, मनुष्य जब समाप्त हो जाता है तो किस में विलीन हो जाता है, आपके इसी आपके जो मिट्टी है, धूल है, इसमें प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक कारकों का प्रभाव है ये मनुष्य पर अधिक पड़ता है, और मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का विकास है वो भी प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है। अन्य भूगोलवेताओं में आप रेडजल के बाद में एक दूसरा भूगोल बताया, जर्मन भूगोल बताया था हिप्पाक्रेटस। इस हिप्पाक्रेटस ने भी पर्यावरणीय शक्ति को प्रभावशाली माना, और उन्होंने बताया कि ईसा पूर्व 420 ईसा वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ एक किताब लिखी उन्होंने, एयर, वाटर एंड प्लेसेज। इस किताब, इस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय तत्व हैं, पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव है, वो यूरोपीय लोगों पर अधिक पड़ा, या पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव स्पष्ट करते हुए बताया कि पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोप के लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वहाँ की जलवायु ठंडी होने के कारण से
यूरोपीय लोगों की जलवायु ठंडी होने के कारण से, कठोर होने के कारण से उन्होंने एशिया पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण क्या था कि यूरोप की जलवायु थी वो आपकी कठोर थी, परिवर्तनशील जलवायु थी। इस प्रभाव के कारण से यूरोप के लोगों ने कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग होते हैं वो आराम पसंद करते हैं। किसका प्रभाव पड़ रहा है? यूरोप की कठिन जलवायु है, यूरोप की जो कठोर जलवायु है, इस कारण से यहाँ के लोग क्या हो गए? परिश्रमी हो गए। और एशिया के लोग हैं, एशिया के लोग क्या हैं? आराम पसंद करते हैं। यहाँ की किसका प्रभाव पड़ रहा है? वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ रहा है। ठंडी जलवायु के कारण से, ठंडी और कठोर जलवायु के कारण से ये यूरोप के लोग हैं ये परिश्रमी होते हैं। इन लोगों ने जब एशिया पर आक्रमण किया तो इसका मुख्य कारण क्या था कि यूरोप की कठोर और परिवर्तनशील जलवायु, परिवर्तनशील जलवायु के कारण से एशियाई लोगों पर उन्होंने आक्रमण किया और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि यूरोप के लोग हैं वो अधिक कठिन परिश्रमी हो गए और अधिक एशिया के लोग क्या करते हैं? आराम पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं? आराम पसंद करते हैं। किसका प्रभाव पड़ रहा है? जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, कठोर जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण से ये लोग क्या है कि इन्होंने आक्रमण किया एशिया पर और वहां की जलवायु को प्रभावित कर दिया। इसी प्रकार से एक भूगोल वेता हुए हैं हम्बोल्ट। इस हम्बोल्ट ने एक बुक लिखी थी कॉस्मस। इस कॉस्मस विश्व कोश भी कहते हैं। इस कॉस्मस में उन्होंने बताया कि पर्यावरण शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए, पर्यावरण शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा है कि भूमध्य सागरीय क्या है? भूमध्य सागरीय सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान है कि भूमध्य सागरीय सभ्यता का जो विकास हुआ है तो विकास का मुख्य कारण क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? वहां की जलवायु ने निभाई है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? भौतिक कारकों का, जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार सन 1959 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी, किताब का नाम था जीवों की उत्पत्ति। इस बुक में उन्होंने जो जीव हैं और जीवों का विकास और पर्यावरण के में घनिष्ठ संबंध बताया। किसमें बताया? जीवों के विकास में जो वहां की जलवायु है, जो वहां का धरातल है, जो वहां का पर्यावरण है, तो जीवों के विकास में पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का जीवों की विकास है, इस जीवों के विकास पे क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, इसमें संबंध पाया जाता है और इन्हीं संबंधों के सहसंबंध के आधार पर ही जीवों का विकास होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है, इस पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि मानव सभ्यता या मानव समाज का जो विकास है वो प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर हुआ है। जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव समाज, इस मानव समाज के विकास में पर्यावरणीय कारकों का अधिक महत्व पाया जाता है। इसी प्रकार से प्रसिद्ध भूगोलवेता डिमोलिंस ने अपने ग्रंथ डिमोलिंस इसने भी एक बुक लिखी। डिमोलिंस ने भी सामाजिक भूगोल में उन्होंने बताया कि जो मानव है, पर्यावरण है, इस पर्यावरण की शक्ति है, इसका सर्वोपरि प्रभाव स्वीकार करते हुए मानव समाज पर पर्यावरण के ऊपर बताया। किसका बताया? कि मानव समाज है, जो मानव समाज है उस पर वहां के पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव। निश्चयवादी सिद्धांत में ही 3 अमेरिकन भूगोलवेता हुए हैं,
उन्होंने भी निश्चयवाद का समर्थन किया है। विकास इसका आपके जर्मनी में हुआ था, लेकिन 3 अमेरिकन भूगोलविद हैं, उन्होंने भी क्या है कि इसका समर्थन किया है, निश्चयवाद का समर्थन किया है। उन्होंने बताया इसमें मुख्य रूप से 3 समर्थक भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं। डेविस है, एक एलन चर्ची सैंपुल है और एक आपका एलन वर्थ हैटिंगटन। ये 3 भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं तीनों ही, इन्होंने ही क्या किया है, निश्चयवाद का समर्थन किया है। इसमें पहला आपका है डेविस। डेविस ने भू आकृति, ये प्रमुख भू आकृति विवेता थे। इन्होंने जो अपवर्तन चक्र है, आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा अपवर्तन चक्र, वो इन्होंने दिया है। इन्होंने भू आकृति वैज्ञानिकों ने मानव को प्रकृति से संयोजित करने का प्रयास किया है और उन्होंने मानवीय तत्वों पर भौतिक तत्वों का प्रभाव बताया है। भौतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव बताया है। किस पे पड़ता है? मानव तत्वों पर भौतिक तत्वों के प्रभाव पड़ता है। पूर्ण रूप से ये भौतिक तत्व, मानव तत्व है, ये भौतिक तत्वों से पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं एवं इनका पूर्ण प्रभुत्व पाया जाता है। इन तत्वों का, भौतिक तत्वों का पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया जाता है, कंट्रोल पाया जाता है मानवीय तत्वों पर। इसके बाद में एलन चर्ची सैंपुल, ये रेडजल की प्रमुख शिष्या थी, अमेरिकन भूगोलविद है। पर्यावरण की वाद की संकल्पना है, ये 1911 में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब ये रेडजल की शिष्या एलन चर्ची सैंपुल ने अपनी एक बुक लिखी, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, जिसमें उन्होंने सैंपुल ने बताया कि निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। क्या है? मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में सीधा सीधा दिया हुआ आता है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, समझाइए। ये कोटेशन किसका है? और बीए पार्ट फर्स्ट में जो आप लोग डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लिखोगे इसको, तो उसमें ये प्रश्न में आपको सीधा ही कई बार निश्चयवाद नहीं दिया होता है और ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न सीधा लिखा होता है मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, समझाइए। तब भी आपको क्या लिखना है? इसमें निश्चयवाद को ही लिखना है। इसमें इन्होंने बताया, निश्चयवाद का समर्थन करते हुए सैंपुल ने बताया कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है तथा उसकी धूल का कण है, वह वर्ण पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उनके विचारों को निश्चित दिशा की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां उपस्थित की हैं, जिससे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता मिलती है। पृथ्वी को जो है उनको नौ संचालन के लिए मानव को क्या किया है कि पृथ्वी ने नौ संचालन की, सिंचाई की समस्या दी है, साथ ही मनुष्य के कान में इन समस्याओं का हल भी बता दिया है। तथा जो पृथ्वी है उसने, उसकी जो हड्डी, मानव की जो हड्डी है वो मांस है, मस्तिष्क है, आत्मा है, वो उसमें क्या, कौन है? मानव तत्व पहुंच गए, तत्व है उसमें, प्राकृतिक वातावरण है या जो आपका पृथ्वी है, इसके तत्व हैं वो मानव मस्तिष्क में, मानव आत्मा में प्रविष्ट हो गए हैं। मनुष्य के सामने जो पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको, उन लोगों को क्या है? लोहे के पेड़ दिए। लोहे के पेड़ दिए मतलब मजबूत पेड़ दिए हैं, ताकि वो क्या है कि बार बार चढ़ सके, उतर सके। पर्वतों पर जो रहते हैं उनको बार बार पर्वतों से ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है, इसलिए उनको क्या दिए? लोहे के पेड़ का मतलब है मजबूत पेड़ दिए उनको, ताकि क्या है वो जो ढलानों पर आसानी से उतर चढ़ सके। इसके विपरीत जो समुद्र तल पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको ढीले ढाले पेड़ दिए हैं, लेकिन इसके बदले में क्या दिया है उनको? जो मजबूत बाहें दी हैं, मजबूत भुजाएं दी हैं, ताकि वो क्या है कि पतवार को खींच के नौ संचालन कर सके। इसी प्रकार से जो नदी घाटी क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके विचारों को, उनकी आकांक्षाओं को क्या कर दिया है कि उपजाऊ मिट्टी में बांध दिया है। उनके जो मन मस्तिष्क है, उसके जो विचार हैं उनको शांत कर दिया है और विचारों को जकड़ दिया है और कठिन जो कार्यों में जकड़ दिया है। इसी प्रकार से जो पठारी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको क्या है कि अपने पशुओं को चराने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है, बड़े लंबे चौड़े वातावरण में उनको घूमना पड़ता फिरता है,
अलग एक मरु उद्यान से दूसरे मरु उद्यान, एक जो मरुस्थल से दूसरे मरुस्थल पर जाना पड़ता है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उनके विचारों में महान सादगी आ जाती है। इस प्रकार सैंपल ने जो प्राकृतिक तत्व हैं, उन प्राकृतिक तत्वों पर जो मनुष्य के भोजन है, वस्त्र है, मकान है, आर्थिक जो उसके कार्य हैं, उद्योग धंधे हैं, जो उनके विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक कार्य करते हैं, उन सब पर ही प्रभाव नहीं बताया है, इन सब पर ही प्रभाव नहीं है, वरन उनके विचारों पर, उनके भावनाओं पर, उनके धार्मिक कार्यों पर, उनके विश्वास पर भी प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण जैसे भूमि की बनावट है, आपकी जो जलवायु है, मौसम है, आपका जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, विभिन्न प्रकार के खनिज है, इनका मनुष्य के वातावरण पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि मनुष्य की जो भी उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें भी क्या होता है कि इसका प्रभाव पड़ता है, आपके प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है इस पे। इस प्रकार से जो मुख्य रूप से इसके निश्चयवाद के समर्थक है, काफी अधिक काम किया उन्होंने निश्चयवाद पर। सैंपल ने बताया कि मनुष्य के मस्तिष्क पर, मनुष्य की आत्मा पर, मनुष्य की रहन सहन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से आपका तीसरा जो अमेरिकन भूगोलविद हैं, जिन्होंने भी निश्चयवाद का समर्थन किया है, हेटिंगटन ने अपनी बुक लिखी है, उन्होंने 1915 में किताब लिखी उन्होंने। किताब का नाम है सभ्यता और जलवायु। मुख्य किताबें हैं, कंपटीशन पूछी जाती है, सभ्यता और जलवायु किसकी किताब है? हेटिंगटन की किताब है। इसी प्रकार से उन्होंने 1927 में दो बुक लिखी, दो किताबें लिखी उन्होंने, मानव आवास और संस्कृति के प्रमुख स्रोत। अलग अलग किताबें हैं, ये संस्कृति के प्रमुख स्रोत हैं, ये भी कई बार आपके बुक है, ये आपसे कंपटीशन पूछा जाता है, हेटिंगटन की बुक है। इसमें उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण के जो प्रभाव है, प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव है जो मनुष्य पर नियंत्रित करता है। प्राकृतिक तत्व हैं वो मनुष्य के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनके विचारों को नियंत्रित करते हैं। उनको जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो मानव के रहन सहन, कार्यों, संस्कृति और जो धर्म है, कला है, संस्कृति है आदि पर भी प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? मानव के संस्कृति, सभ्यता, कला, रहन सहन, इन सब पर, इन सभी कारकों पर जो मानव के हैं, इन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, नियंत्रित होते हैं इन्हीं प्राकृतिक कारकों से। इस प्रकार से इस पूरे आपके निश्चयवाद सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्राकृतिक जो कारक हैं वो अधिक हावी होते हैं मानव पर, और प्राकृतिक कारकों का न केवल मानव के रहन सहन, खान पान पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि मानव के जो शारीरिक रूप से मस्तिष्क है, उसकी कला है, उसकी संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, उन सभी कारकों, उसके धर्म है, उसकी कला है, साहित्य है, इन सब पर भी क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से इन भौतिक वातावरण का या भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, उससे ये नियंत्रित होते हैं। इस निश्चयवाद की आलोचना में ये कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी तक निश्चयवादी सिद्धांत का आरंभिक 20 वर्षों तक, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों तक इसका पर्याप्त प्रभाव रहा। मतलब कि सभी भूगोलवेत्ता है या जो एक तरह से जितने भी विश्व में इस निश्चयवाद का प्रभाव रहा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। किंतु इसके बाद भूगोलवेत्ताओं द्वारा पर्यावरणवाद पर आक्षेप करने लगे, आरोप लगाने लगे कि भाई पूरा रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है वातावरण का, उस पर आरोप लगाने लगे, जिनके अनुसार पर्यावरणीय कारकों का मानव पर प्रभाव पड़ता है, किंतु मानव भी इस पर्यावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है। क्या करता है? मानव भी वातावरण में परिवर्तन करता है। ये मानने लगे कि मानव भी पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उनका मानना है कि मानव पर्यावरण के जो भी दास नहीं है, मानव भी अपनी क्या है कि बुद्धि से, ज्ञान से, कौशल से इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है। मानव चुपचाप जो प्रकृति के वातावरण को सहन नहीं करता है, उसका दास नहीं है, वो भी क्या है अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल से इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है।
समान जो वातावरण है, समान जो पर्यावरण है, उसमें मानव के विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाली संस्कृति का विकास होता है। समान संस्कृति का विकास होता है। एक जैसा वातावरण है, उसमें एक जैसी जो आपकी कंडीशन है, उसमें क्या है, जो यहां समान वातावरण है, समान वातावरण में विभिन्न प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। जैसे आप उदाहरण समझो एक कि जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं, जैसे आपकी है एस्किमो है, लेप्स है, चुक्ची है, सेमोएड्स है, ये जनजातियां हैं, ये टुंड्रा प्रदेश में निवास करती हैं एक ही भौगोलिक, समान भौगोलिक वातावरण में, समान भौगोलिक वातावरण, समान भौगोलिक वातावरण में रहते हैं। कहां कहां रहते हैं ये? उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया। इसमें ये ठंडे प्रदेश हैं, एस्किमो, लेप्स, चुक्ची और आपके सेमोइड्स जनजातियां रहती है। एक जैसे वातावरण में, ठंडे वातावरण में रहने पर भी इनके क्रियाकलापों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। इनके जो क्रियाकलाप हैं, ये जो जनजाति हैं, इनके क्रियाकलापों में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। अब वातावरण एक जैसा है, पर्यावरण एक जैसा है, तो एक जैसे इनके कार्य होने चाहिए थे, लेकिन इनकी क्या है, कार्य सबकी भिन्नता मिलती है। इस प्रकार से एक ही वातावरण में, एक ही पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जो रहन सहन के तरीके एक जैसे मिलने चाहिए, जबकि एक जैसे तरीके नहीं मिलते हैं। तो क्या है, मनुष्य अपने ज्ञान, तकनीकी कौशल से इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है। आज तक संपन्न मानव के जितने भी कार्य हैं, मात्र उनको प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेत नहीं माने जा सकते हैं कि प्रकृति ने संकेत कर दिया, उन कार्यों को मानव ने वो कार्य कर लिया है, बल्कि मानव भी क्या है, अपनी क्षमता से, अपनी कार्य बुद्धि से, अपनी जो कौशल से इस वातावरण में बहुत सारा कार्य करता है। जैसे रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसे बीजों का विकास कर लिया है कि वहां पर साइबेरिया में 2 महीने उनको टाइम मिलता है, उसमें गेहूं के उन्नत बीजों का विकास कर लिया। 2 महीने में वहां क्या है कि गेहूं की कृषि की जा सकती है। इसी प्रकार से 2 नंबर आप देखो इसमें कि जो आपका जो उर्वरक हैं, उर्वरकों का प्रयोग करके प्रति एकड़ उपज में वृद्धि, प्रति एकड़ उर्वरकों का प्रयोग करके मानव प्रकृति ने क्या दे दिया कि भाई जहां जमीन कम है, जो जमीन आपकी उर्वरक है, कम है, वहां पर क्या है, मनुष्य ने अपने उर्वरकों को डालकर, अपने खाद डालकर इसकी उर्वरकता, इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा दिया प्रति एकड़। इसी प्रकार जो पश्चिमी राजस्थान है, तीसरा उदाहरण देखो, पश्चिमी राजस्थान था, वहां पूरा भाग था, ये क्या था, रेगिस्तानी था। मनुष्य ने क्या कर लिया कि वहां पर विभिन्न प्रकार के जो नहरों का विकास किया, नहरों का विकास करके वहां पर आज जो है, जो पश्चिमी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, पूरा क्या है आपका अन्न से अत्यधिक अन्न का उत्पादन होने लग गया है, विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादन होने लगी है। तो मानव ने अपने ज्ञान और तकनीकी से इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन किया है।